आदाब। इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं नीता सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश करते हुए ऐलान किया कि भारत में अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहे फाइनेंशियल ईयर में अपनी डिजिटल करेंसी पेश की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इससे डिजिटल करेंसी से ज़्यादा एफिशिएंट और सस्ते करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी की दुनिया भर में दीवानगी को देखते हुए भारत सरकार के इस कदम को खासा अहम माना जा रहा है। तो क्या है भारत में डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट और आज की बदलती हुई दुनिया में क्या है इसकी अहमियत, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और केसीसी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर शरद कोहली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट स्टडीज़ के फैकल्टी प्रोफेसर मोहम्मद नवीद खान। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। तो सबसे पहले डॉक्टर कोहली, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये डिजिटल करेंसी या जिसे सीबीडीसी कहते हैं ये है क्या, और इसको बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा है, क्या है ये? देखिए, दुनिया के कोई 90 मुल्क इस पे पिछले चंद सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसको जो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, वो इसको कंट्रोल करता है, इसको सारा इस पर काम करता है, उसको ओरिजिनेट करता है। और ऐसा समझिए, अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो ऐसा समझिए कि आपकी जेब में जो रुपए और पैसे पड़े हैं, 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, 2000 के नोट, जो भी आपके, आप सोचिए कि एक दिन ऐसा आए जब आपके पास ये नोट ना हो और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके फ़ोन पर, आपके टैबलेट पर, आपके लैपटॉप पर आ जाएं, और आपको जब किसी से पैसा लेना देना हो तो आपके मोबाइल से उसके मोबाइल पे वो नोट उड़ा सा, मेरा मतलब ये नहीं कि उड़ के गया जी, पर वो डिजिटली उसके यहाँ पहुंच गया। आपने उसका आईडी डाला उस शख्स का और वो नोट यहाँ से वहां चला गया या वहां से यहाँ लेन देन हो गया। तो ये डिजिटल करेंसी है। तो कहने का मतलब जो पेपर फॉर्म में और मेटल फॉर्म में कॉइन्स और नोट्स हैं, उसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में ले आए जी, और वो आप बाकायदा नोट वैसे ही दिखे जैसे दिखते हैं, आप फोन पे खोलेंगे तो 2000 का नोट दिखेगा, 500 का नोट दिखेगा, पर वो फोटो के रूप में आपको दिखेगा, उसमें बाकायदा नंबर भी होगा, जो अभी आपके देखा होगा नोटों पे एक सीरीज नंबर होते हैं, पर वो डिजिटल फॉर्म में होगा। तो डिजिटल फॉर्म में लेन देन हो जाए और एक दूसरे से पैसा लेना देना आसान हो जाए और पेपर और कॉइन्स की जरूरत ना पड़े, तो ये अगर हम बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो ये सीबीडीसी कहलाएगी। बाकी आगे आगे इसको और तफसील से इसका जिक्र करेंगे जैसे जैसे डिस्कशन चलेगा जी। प्रोफेसर खान, हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ गई डिजिटल करेंसी की? क्या जो फिज़िकल करेंसी है उससे अगर कंपेयर करें डिजिटल करेंसी तो क्या खास एडवांटेजेस होंगे या क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्या मकसद है इसका? देखिए, डिजिटल करेंसी के जैसे कि अभी बताया कि इसके बारे में बहुत कंट्रीज़ पहले से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रिस्पांस आएगा हमारा पब्लिक की तरफ से। तो अगर आप देखिए, इंडिया में ऑलरेडी अराउंड 20 मिलियन जो लोग हैं वो डिजिटल करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट कह सकते हैं करेंसी है, जो कि किसी गवर्नमेंट या सोवरेन बैकिंग के साथ नहीं है जी। तो आप अब जो करंट जो डेवलपमेंट है, जो कि हमारे बजट में जिसका अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद अगर आप देखें कि ये गवर्नमेंट बैकिंग के साथ डिजिटल करेंसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है जी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कल को फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी कह लीजिए या स्टेबल कॉइन कह लीजिए, बिटकॉइन कह लीजिए, तो ये अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपके इसकी वैल्यू एकदम से सडनली डिसअपीयर कर जाती है, तो एक आम पब्लिक जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे कि उसको क्लेम कर सके उस पैसे को अपने, जो कि उसका गायब हुआ है। जबकि अगर डिजिटल करेंसी सोवरेन बैकिंग के साथ, या जैसे आरबीआई ने कहा कि हम यहाँ पर इंडिया में हम लॉन्च करेंगे, तो उसमें आसानी ये है कि पब्लिक को एक सिक्योर वो मिलेगा, करेंसी मिलेगी जिसमें वो पैसा उनका जो है वो कहीं डूबने का चांस नहीं है उसके अंदर, और पब्लिक जो है कॉन्फिडेंटली उस पैसे को यूज़ कर सकती है अपने, जिसे कहना चाहिए जैसे हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा अपना रखते हैं, डिजिटल करेंसी फॉर्मेट में हम पैसे को अपना रख सकते हैं। और दिस इज़ द फ्यूचर, ये फ्यूचर यही है हमारा। और मनाया जा रहा है कि अब से 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है
जैसा कि आज भी हमने देखा कोविड क्राइसिस में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आप देखिए, वो शिफ्ट करे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ। तो अगर डिजिटल करेंसी जो है इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो इसका चलन भी और बढ़ेगा जी। और उसकी वजह से एक और उम्मीद हमें ये भी है कि ऑफ कोर्स अभी उसका पूरा मैकेनिज्म्स और उसको जो है इन प्लेस लाने की ज़रूरत है कि उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन की और जो हम उसकी बात करते हैं उसमें भी आसानियाँ होंगी और बढ़ावा मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक की तरफ से जैसा कि रिस्पांस अभी मिल रहा है, और जो ऑब्वियसली डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट बैकिंग के साथ अभी नहीं है, जल्दी आएगी, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हमारे प्राइवेट उसमें रहे हैं उसको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि आगे का फ्यूचर जो बड़ा ब्राइट है इसके लिए। जी डॉक्टर कोहली, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, तो अभी जिस तरह से हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ऑलरेडी, पेटीएम्स हैं, गूगल पे है, तो उससे ये किस तरह से अलग होगा? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है नीता ये, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं कि जब हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं डिजिटल पेमेंट्स तो यहाँ चलते हुए अब चंद वर्ष, चंद साल हो चुके हैं। बिल्कुल। और आपने जिक्र किया वॉलेट्स हैं, पेटीएम है, मोबीक्विक है, गूगल पे है, फोन पे है, यूपीआई है, ऑनलाइन बैंकिंग है, प्लास्टिक कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो ये सब डिजिटल में आ जाते हैं। तो भला इसमें और डिजिटल करेंसी में फ़र्क क्या है? जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी आप जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, अभी भी आप फ़ोन से, हम किसी गांव में भी चले जाएं और वहाँ पर भी हमने देखा है छोटे छोटे दुकानदार बोलेंगे आप पैसा गूगल पे से कर दीजिए, पेटीएम ये रखा है, स्कैन करके आप कर दीजिए। आपको एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ती है, आपको बीच में एक कोई चाहिए। मान लीजिए मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा हूँ तो मुझे बैंक के ऐप पर जाना पड़ेगा। मैं यूपीआई कर रहा हूँ तो यूपीआई जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से पेमेंट होगी। मान लीजिए मैं पेटीएम कर रहा हूँ तो पेटीएम का वॉलेट है। सीबीडीसी जो है वो सीधा बिना किसी इंटरमीडियरी के, अगर मैं कहूँ तो बिचौलिए के, आप सीधा एक शख्स से दूसरे शख्स को पेमेंट कर पाएंगे। आपको बीच में ना किसी बैंक की ज़रूरत है, ना किसी वॉलेट की ज़रूरत है, ना किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा अपना 2000 रुपए का 500 रुपए का नोट निकालिए, उस शख्स का आप आईडी डालिए और बिना किसी प्लेटफॉर्म के वो पैसा उस तक पहुंच जाएगा। ये तो रहा फ़र्क। दूसरा, मैं जो मोहम्मद साहब ने बात करी उसमें, क्योंकि आपने फ़ायदे की बात करी थी कि क्या क्या इसके और फ़ायदे होंगे, तो जैसा इन्होंने बताया कि एक बैकिंग होगी, लीगल बैकिंग होगी, रिजर्व बैंक की बैकिंग होगी, उसके अलावा बहुत सारे और फ़ायदे हैं। और मुझे लगता है कि आज पैसा बोलता है कि जो दर्शक हैं डीडी उर्दू के, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी भला ज़रूरत क्या पड़ गई। जो आपने कहा कि अच्छे भले हमारे नोट हाथ में लेते थे, फील करते थे, खुशबू भी आती थी उनमें से, और रंग बिरंगे भी हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए, कैश के लेन देन में कुछ खामियां हैं, और मुझे लगता है वो खामियों ने ही मजबूर किया दुनिया को, ना केवल इंडिया को, दुनिया को मजबूर किया कि ऐसी कोई करेंसी लानी चाहिए। तो खामियां हम देखें, और मुझे लग रहा है हमारे जो दर्शक हैं वो इन खामियों को एकदम से रिलेट कर पाएंगे जैसे ही हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला तो जो ब्लैक मनी होता है जी, तो ब्लैक मनी क्या है कि वो कैश का लेन देन जो कि रिकॉर्ड पर नहीं आ पाता, जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। तो डिजिटल करेंसी सीबीडीसी तो डिजिटल फॉर्म में रहेगी। तो जब डिजिटल फॉर्म में रहती है तो एक रिकॉर्ड रहता है, उसकी ट्रेल रहती है, मतलब वो अपना पीछे छाप छोड़ता जाता है। मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, पूरी की पूरी एक ट्रेल बनी रहती है। तो इसको तो ट्रेस, और ब्लैक मनी का तो कैरेक्टरिस्टिक यही है जिसको ट्रेस ही ना करा जा सके, जिसको आप पकड़ ही ना पाए, ब्लैक मनी चेक होगा। ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, सब कैश के लेन देन से किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। आतंकवादी गतिविधियां जो है, टेररिज्म जिसको हम कहते हैं, जो कि सिक्योरिटी पर, ह्यूमन लाइफ पर थ्रेट है, वो भी कैश के जरिए ही चलती हैं। कहीं ना कहीं उसके तह में आप जाएं तो कहीं कैश छुपा होगा। तो मुझे लग रहा है जो कैश से मुख्तलिफ खामियां हैं वो इसमें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये ट्रेल छोड़ता हुआ जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी है। अब आपको मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची, 10 लाख रुपए कैश मिले हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर के मिले हों, वो आपको नॉर्मल भी मिल सकते हैं, कोई देने वाला कैश। अब आप उसको उठाएंगे तो किसी थैले में भरेंगे। अब थैले में भरेंगे तो रातों की नींद हराम हो जाती है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, तो मैंने तो गाड़ी में लोगों को कैश ले जाते, जब कभी ले जाता है वो कहता भाई चारों तरफ देखते जाना, रेड लाइट पे रुकना नहीं, कहीं पर बैग गिर ना जाए, देखो किसी की नजर तो नहीं है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें सुनने में आती हैं। और सीबीडीसी में आपको ये सब नहीं आएगा, क्योंकि
आपके फोन में पड़ा होगा, आईडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, उसको वो किसी को मालूम नहीं है, और लाखों रुपया आपके फोन में पड़ा हो सकता है, हजारों रुपया पड़ा हो सकता है, ना किसी को मालूम है, चुपचाप आपके पास है, या रिजर्व बैंक जानता है, और ये करेंसी रिजर्व बैंक के माध्यम से ही इशू करी जाएगी, वही इनको इशू करने की एजेंसी होगी। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे अभी ये क्रिप्टो की बात कर रहे थे, 4000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में चलती हैं, और कुछ प्राइवेट हैं, स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने शुरू करी हुई है। और बिटकॉइन जो सबसे मशहूर है, उसका तो आज तक माई बाप का नहीं पता, किसी को पता नहीं वो किसने, कोई एक सातोशी नाकामोतो नाम के शख्स हैं, उनका नाम चलता है कि शायद इन्होंने उसको और ये भी पता नहीं इस नाम के शख्स वाकई में हैं नहीं है, जिंदा है नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब बैकिंग हो, जो इन्होंने जिक्र किया कि एक आपको सेंट्रल बैंक जब इशू करके देता है, तो लोगों में यकीन आ जाता है, लोगों को विश्वास आ जाता है कि अब इससे लेन देन में हम सेफ हैं। ये ऐसी नहीं है कि कल को रही नहीं, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कल थी आज नहीं है, आज है ही नहीं, तो जिनके पास वो थी वो तो बेकार हो गए, उनके पैसे चले गए, उनके वॉलेट्स हैक हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और क्रिप्टो को एक जो बहुत अहम बात यहाँ पर ये है कि क्रिप्टो को हमें करेंसी अभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जहां पर लीगल टेंडर आता है, जहां पर मतलब रिजर्व बैंक ने ये आपको रिकॉग्नाइज कर रखा है कि आप इसके जरिए सामान को, सर्विसेज को खरीद बेच कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। क्रिप्टो को सरकार में ये विचार चल रहा है और बहुत बहुत डेलिब्रेशन चल रही हैं कि इसको खाली एसेट लेके छोड़ दिया जाए, ये करेंसी नहीं है। जबकि सीबीडीसी जो है, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, वो तो एक करेंसी है, वो एक लेन देन का तरीका है। आपने सामान खरीदना है, बस ये समझिए कि आपकी जेब में जो नोट और कॉइन्स हैं, उनकी जगह डिजिटल नोट्स और कॉइन्स आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका रहेगा इसको समझने का। जी, तो आपने कहा कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा अगर हम कंपेयर करें फिजिकल करेंसी से। डॉक्टर खान, अगर हम आम आदमी के लिए जानना चाहें तो उनके लिए क्या सहूलियत हो जाएगी या उनको क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि प्रोफेसर, जैसे कि डॉक्टर कोहली कह रहे हैं कि इससे जो है वो सिक्योरिटी होगी या फिर ईज़ हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, इल प्रैक्टिसेस जो हैं पैसों से जुड़ी हुई वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर हम आम आदमी के लिए बात करें तो उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आम आदमी जो है जैसा कि अभी कोहली साहब ने भी जिक्र करा कि उसको कैरी करने में या ले जाने में जो करेंसी के जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ थीं, एक तो उससे बच सकेगा। दूसरा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि जैसे एक आम आदमी ने को सरकार को पैसा देना है, फॉर एग्जांपल टारगेटेड कोई बेनिफिट उसको प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल फॉर्म में उसको स्टिमुलस के, सपोज कर लीजिए, जो आजकल जैसे जिन हालात से हम गुजर रहे थे, सरकार को देना होता किसी को, या देना चाह रही पैसा सरकार, तो इसमें अच्छी बात क्या है कि ये करेंसी जो है एक तरीके से इसकी ट्रेसिंग हो सकती है कि ये किसको, कहाँ से शुरू हुई और किसको पहुंची और उसने इसका क्या इस्तेमाल करा। जो कि आज के टाइम में अगर हम फिजिकल करेंसी की बात करें तो हम पता नहीं इसका चला सकते कि वो करेंसी किसको देनी थी और किसके पास पहुंच गई अल्टीमेटली। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, जैसे लोन फॉर एग्जांपल है, लोन लिया गया कार को ख़रीदने के लिए, सपोज कर लीजिए डिजिटल करेंसी के फॉर्म में वो लोन दिया गया, तो वो कार के परचेज़ के अलावा अगर किसी और चीज़ में उसका इस्तेमाल होता है तो वो फ़ौरन उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी। और आई थिंक जैसे कि हम देखते रहे हैं कि डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो बैड लोन के सिनेरियो से गुजरते हैं, तो उस चीज़ से भी बच पाएंगे। और आई थिंक इस टाइप के जो लीकेज है और जो पिल्फरेज है या जिस करप्शन कह लीजिए, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आने की उम्मीद है। और ख़ास तौर से जो बेनिफिशरीज़ हैं या जिनको सरकार देना चाहती है, कुछ मदद करना चाहती है, उन सिनेरियोज़ में बड़े आसानी रहेगी इससे, क्योंकि उन्हीं तक पैसा पहुंच पाएगा। और ये नहीं कि बीच में जो कहा जाता था कि पैसा जो है कहीं और चला जा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जी, तो इससे आम लोगों को भी फायदा, इसमें आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। और एक और मैं फ़ायदा बताना चाहूँगा, जैसे डिजिटल करेंसी जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करती है RBI हमारे उसमें, तो आज की तारीख में फॉर एग्जांपल जो सो कॉल्ड करेंसी, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबल कॉइन है या दूसरे किसी फॉर्म में आपने ले रखा है, उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये जब डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी तो आप उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में तो आप सिंपली प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको एक एसेट के फॉर्म में, जैसे बताया, वो मौजूद है, उसको आप रुपए में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसको आप कर पाएंगे कन्वर्ट। जी, तो ये आम आदमी के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। जी, डॉक्टर कोहली, तो जिस तरह से कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे अब ये सवाल होता है कि कैसे ये क्रिएट की जाएगी और कैसे ये फंक्शन करेगी।
देखिए अभी जो करेंसी चलती है और शायद दर्शकों को इसमें इंटरेस्ट होगा सुनने में, ये करीब करीब 30 लाख करोड़ का कैश हमारी इकोनॉमी में घूमता है जी। इनफैक्ट हम कैश टू जीडीपी रेशियो निकालते हैं, वो इसी के बेसिस पे निकालते हैं। जब 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम ये कैश करीब 17-18 लाख के आसपास था। अब क्योंकि इतने साल बीत गए, 6 साल बीत चुके हैं, तो इकोनॉमी ग्रो करती है, आपको कैश की और ज़रूरत पड़ती है। और कंट्री की जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके साथ कैश भी बढ़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ट्रांजैक्शंस की बढ़ती है। तो आज 30 लाख, तो आप ऐसा समझिए कि 30 लाख करोड़ का कैश घूम रहा है। और एक बात जो प्रोफेसर साहब ने कही उसमें मैं जोड़ना भी चाहूँगा आपके सवाल से, वो रिलेटेड है। वो ये है कि जब आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा कोई ना समझे कि ये अब हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगा कि एक, जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि 2022 में शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये आएगी, तो कोई ये ना समझे कि भाई हमें जबरदस्ती ये करेंसी लेनी पड़ेगी। ये आपके लिए शुरू के कुछ सालों में ऑप्शन रहेगी। मतलब अगर आप चाहें तो आप डिजिटल करेंसी ले लें और लेके अपने फोन में रख लें, और जैसा इन्होंने कहा आप उसको जाके बैंक में जाके आप उसको उसके बदले कैश ले सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, आप कैश जमा करके बदले में डिजिटल करेंसी आप उसको अपने वॉलेट में या आपका जो डिजिटल आईडी होगा उसमें आप इसको संभाल सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो आरबीआई इसको मॉनिटर करेगा, और बाकायदा जैसे फिजिकल करेंसी आरबीआई मॉनिटर करता है, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर कहा जाता है, तो वही रोल उसका रहेगा। कुछ चेंजेस आएंगे करेंसी एक्ट में, आरबीआई एक्ट में, क्योंकि आरबीआई का भी रोल, नोटों की छपाई होती है, कॉइन्स को मिंट किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, और बहुत बड़ा खर्च आता है। आप समझिए ये नोट आप जेब में उठा के घूमते हैं, आपको तो पता है इसकी 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये वैल्यू उस पर लिखा होता है। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, सिवाय 1 रुपये के नोट के, 1 रुपये पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, बाकी पे आरबीआई के होते हैं। तो उसके पीछे उसको जब छापा गया, उसमें एक धागा होता है, उसमें वाटर मार्क होता है, आजकल तो जो नोट है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो साहब उसको छापने की एक कॉस्ट आती है। तो डिजिटल करेंसी आने के बाद ये कॉस्ट बचेगी, और ये कॉस्ट हजारों करोड़ में होती है। नीता आप ये देखिए, हजारों करोड़, क्योंकि आरबीआई को जब नोटबंदी के बाद जो नए नोट आए थे, आप अगर उसकी कॉस्ट का अनुमान लगाएं तो बहुत बड़ी कॉस्ट आई थी नए नोटों को छापने की, वो सारी आगे के लिए बच जाएगी। नोटों का सर्कुलेशन फट जाते हैं, गल जाते हैं, सॉइल्ड नोट्स होते हैं, कुछ लोगों के नोट पड़े हुए चूहे खा जाते हैं। हमने ऐसा देखा बहुत जगह, किसी ने रखे घर में अलमारी में, वहां पर पूरे की पूरी गड्डी को चूहे खा गए। तो वो सब दिक्कतें जो कैश से कनेक्टेड हैं, कितना मुझे लग रहा है एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होने वाला है, क्योंकि कागज का जब इस्तेमाल आप करते हैं तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं माने जाते, क्योंकि कागज पेड़ों की छाल से लकड़ी काट कर वगैरह वगैरह बनाई जाती है, और डिजिटल करेंसी में तो साहब कुछ लेना देना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोट आपके उसमें पड़ा है। तो कुल मिला के देखें तो फायदे ही फायदे हैं। लोगों के लिए भी मैं समझता हूँ लोगों को कुछ वक्त जरूर लगेगा। कोई भी नई चीज जब आती है तो आप उसको एकदम से एक्सेप्ट करने में कुछ लोगों को देर लगती है, मुझे लगता है कुछ वक्त लगेगा, और जैसे जैसे लोगों को इसकी आदत पड़ेगी, आप मानेंगे इस बात को। मैं तो ये वो मंजर देख रहा हूं कि कैसा होगा उस टाइम। मुझे लगता है आप किसी से कैश लेना ही नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे भाई मुझे तो डिजिटल करेंसी चाहिए, मेरे लिए यही आसान है, इसी में मैं पैसे अपने रखना चाहूंगा। और एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, जो कि मुझे लग रहा है लोग जानना चाहेंगे, और जो लोग मेरे से, खासकर मेरे से जब से ये सारा जिक्र आया, पूछते हैं कि बैंकों का क्या होगा कि बैंक, हम कैश जाते हैं बैंक में जमा कर देते हैं, हम कैश बैंक में से निकाल लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ता है। तो बैंकों का साहब, बैंकों का रोल रह जाएगा जब आपको निवेश करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कैश रखना है और ट्रांजैक्ट करने के लिए शायद बैंकों की आपको कम जरूरत पड़ेगी। तो ये एक और बहुत बड़ा बदलाव। और आपको मैं बताऊं तो बैंक इस पे ऑलरेडी बहुत डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। अपना बैंकों का एक नया रोल निकल के आएगा जिसमें बैंक फोकस कर पाएंगे लोन देने पर, डिपॉजिट्स लेने पर, ट्रांजैक्शन पर इतना फोकस नहीं रहेगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, आप बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब ऑनलाइन क्या, आप तो फोन निकालेंगे और किसी को भी पेमेंट कर देंगे, तो आप तो बिना बैंक के ही आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो बैंकों का एक नया रोल, बैंकों का फोकस ज्यादा बाकी की इनकम्स पे, बाकी के तरीकों पे रहेगा, बजाय करेंसी को के लेन देन करने पर। जी बिल्कुल। आई थिंक एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कोहली साहब ने कहा। नहीं, प्रोफेसर साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगे, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं उसमें ये सब कैसे एसिमुलेट होगा? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, और अगर कहीं ना कहीं उसमें पैसे का तो ज़रूर
दखल होता है जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ख़ास तौर से अगर हम रिफॉर्म्स में देखें कि जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि पब्लिक के फॉर एग्जांपल आप बेनिफिट के लिए कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं या कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ अपना पैसा एलोकेट करना चाहते हैं, तो वेदर वो पैसा जो था वो उसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसकी ट्रैकिंग आज की तारीख में फिजिकल करेंसी में नियरली इम्पॉसिबल है। तो आगे चल के जैसे हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उसमें आसानी सबसे बड़ी ये रहेगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी बेसिकली एक तरीके से प्रोग्रामेबल करेंसी है। आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि तो अगर उसका किसी और जगह इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो पैसा यूज़ नहीं कर सकता वो जो डिजिटल फॉर्म में है। तो आई थिंक ओवरऑल देखिए रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ज़्यादा मॉनिटरिंग हो पाएगी और कहीं ज़्यादा जो भी रिफॉर्म्स सरकार करना चाह रही है और जिस एरिया में, जिस स्फीयर में, जिस शोबे में करना चाह रही है उसमें उसको करने का पूरा मौका मिलेगा। और आई थिंक काफ़ी हद तक हम वहाँ पर जो लीकेज है, जो करप्शन है, उसको भी हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। जी, आप दोनों ने टाइम निकाला, वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और तमाम जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट बता रहे हैं कि जी अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं इससे। न सिर्फ कन्वीनियंट होगी, सिक्योर भी ज़्यादा होगी, चीप भी ज़्यादा होगी और लोग इसको लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है। हमारी इस खास पेशकश पे फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।